एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टीरियो आइसोमर्स का रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, मतलब डीएन और आरएस नोटेशन जो है स्टीरियो आइसोमर का देते हैं उसके बारे में। अब स्टीरियो आइसोमर्स के डिफरेंट टाइप्स, सबसे पहला आता है इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स इसको पढ़ेंगे हम लोग। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? तो वैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। यदि कोई स्टीरियो आइसोमर का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो तो वैसे आइसोमर्स को एक दूसरे का इनैंशियोमर्स बोलेंगे। और यह जो प्रॉपर्टी है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने का, उसको हम लोग इनैंशियोमेरिज्म भी बोलेंगे। जैसे एक कंपाउंड यहां हमने लिख करके रखा है ग्लाइसरल्डिहाइड। ग्लाइसरल्डिहाइड में ई जो है यहाँ कायरल कार्बन है, ऐसा। इसका मिरर इमेज बनाए हैं, OH ग्रुप यहाँ पे राइट साइड है, इमेज में लेफ्ट साइड आ गया, उल्टा इमेज बन गया। इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुआ। या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के लिए हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, जो लास्ट क्लास में बताया था। तो कैसे लिखेंगे आरएस इसका? तो ऑक्सीजन वाला हो गया नंबर 1, इसको मानेंगे 2, ए वाला ग्रुप हो जाएगा 3 और ई हो जाएगा 4। तो रोटेशन होगा ऐसा 1 से 2 और 2 से 3। तो एस आ रहा है ना लेफ्ट साइड, तो एस आ रहा है लेकिन फोर्थ नंबर वाला वर्टिकल लाइन में नहीं है, तो उल्टा हो जाएगा आर ग्लाइसरल्डिहाइड। और अब जब इसका मिरर इमेज बनाए हैं तो यहाँ भी तो नंबरिंग वैसे ही रहेगा कि 1 2 3 4। तो इस बार नंबरिंग ऐसा, मतलब रोटेशन हो जाएगा। इस बार राइट साइड रोटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ भी जो फोर्थ नंबर वाला ग्रुप है वर्टिकल में नहीं है, तो आर नहीं बल्कि एस। दिस इज एस ग्लाइसरल्डिहाइड। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल है उसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आर, यहाँ आ गया एस, आर एस, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ये उल्टा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह दोनों अरेंजमेंट उल्टा है। और यदि ऐसा उल्टा अरेंजमेंट का इमेज हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और ऐसा ही कंपाउंड को एक दूसरे का इनैंशियोमर्स बोलेंगे, इनैंशियोमर्स। वैसे एक कंपाउंड यहां भी हमने लिख करके रखा हुआ है, इसमें से ई जो है हो जाएगा कायरल कार्बन, ऐसा। ए ग्रुप हो गया 1 2 3 4, ऐसा। एस होना चाहिए लेकिन फोर्थ नंबर पार्टिकल में नहीं है, तो आर लैक्टिक एसिड। वैसे यहां 1 2 3 4, तो यहां आर होना चाहिए लेकिन हो जाएगा एस लैक्टिक एसिड। तो यहां भी आर का एस उल्टा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो ये एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुआ। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे इनैंशियोमर्स। वैसे यहां भी एक कंपाउंड जो है हम लोग लिख करके रखे हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में भी जो है बताएं कि 4 जो है कायरल कार्बन है, ऐसा। इसमें से इसका हम लोग डी और एल के आधार पर भी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, या फिर आर और एस के आधार पर भी दे सकते हैं। तो यदि लास्ट वाला ही हम लोग केवल देखें तो इसके आधार पर भी कॉन्फ़िगरेशन को बताया जा सकता है। तो यदि मान लें कि इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ई वाला ग्रुप हो जाएगा 1, इधर वाला 2, ई हो जाएगा 3 और ई हो जाएगा 4। ये 1 से 2 2 से 3, तो लेफ्ट आ रहा है लेकिन आर हो जाएगा क्योंकि फोर्थ नंबर वाला वर्टिकल लाइन नहीं है। और यहाँ यदि हम लोग देखेंगे इसमें, तो ई वाला ग्रुप है 1, ऊपर वाला पूरा हो जाएगा 2, ई 3 और ई 4। तो यहाँ होना चाहिए आर लेकिन हो जाएगा एस। इसका भी उल्टा इमेज बना, तो इनैंशियोमर्स ऑफ ग्लूकोज। इसको हम ऐसे लिखते हैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। तो यदि पूछे कि डी और एल ग्लूकोज में क्या रिलेशन है, तो डी एंड एल ग्लूकोज आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे का इनैंशियोमर्स है क्योंकि दोनों का मिरर इमेज जो है वह नॉन सुपर इम्पोजेबल है।
तो enantiomers are those stereoisomers or optical isomers which have non-superimposable mirror images. यदि किसी स्टीरियोआइसोमर या फिर ऑप्टिकल आइसोमर का मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल हो तो वैसे ही आइसोमर को हम लोग जो है enantiomers बोलेंगे और इस फिनोमेनन इस प्रॉपर्टी को enantiomerism बोलेंगे। enantiomers के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सबसे पहला कि enantiomers जो होते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी सब सेम, मतलब जितना डेंसिटी इस R ग्लाइसरॉल्डिहाइड का होगा उतना ही S का होगा, वैसे ही लैक्टिक एसिड में है, वैसे ही ग्लूकोज में। केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो enantiomers का केमिकल प्रॉपर्टी मतलब किसी से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो सेम, जैसे R ग्लाइसरॉल्डिहाइड का किसी से रिएक्शन करवाए तो जो रिएक्शन इसके साथ होगा वही रिएक्शन S वाला के साथ होगा। लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि जो केमिकल रिएक्शन है ना वह ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ अलग अलग होता है। कोई नॉर्मल रिएजेंट लेंगे तो दोनों सेम रिएक्शन करेगा, लेकिन यदि कोई ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट लेंगे तो R वाला का रिएक्शन अलग होगा, S वाला का रिएक्शन अलग होगा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है मिलेंगे। ये ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल माने enantiomers का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट को छोड़ करके कि ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ जो है इसका रिएक्शन अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद की जो enantiomers होते हैं ना वे सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। enantiomers are optically active, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में हमने बताया था कि यदि कोई सब्सटेंस पीपीएल को रोटेट करता हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक सब्सटेंस के जो दो enantiomers होते हैं ना दोनों जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब R ग्लाइसरॉल्डिहाइड यदि पीपीएल को राइट से रोटेट कर रहा है तो S ग्लाइसरॉल्डिहाइड पीपीएल को लेफ्ट से रोटेट करेगा। ये राइट किया तो ये लेफ्ट करेगा, उल्टा डायरेक्शन होगा लेकिन एंगल सेम होगा। यदि यह 10 डिग्री राइट से रोटेट कर रहा है तो ये 10 डिग्री ही लेफ्ट से रोटेट करेगा। तो enantiomers are optically active and the two enantiomers of a substance rotate the plane of PPL in the opposite directions but to the same angle. enantiomers PPL को opposite direction में रोटेट करते हैं लेकिन एंगल क्या रहता है, सेम रहता है। एक बात और बता दें कि R और S का जो है एंगल ऑफ रोटेशन या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ R लगा हुआ मतलब ये राइट से रोटेट करेगा, नहीं, वो रोटेशन किधर होगा या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है कि रोटेशन राइट होगा या लेफ्ट होगा, मतलब वो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेफ्ट रोटेटरी की हम लोग बात किए थे उसके आधार पे। तो यहाँ R और S को रोटेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। तो enantiomers क्या होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पीपीएल को रोटेट करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा और एंगल सेम। और लास्टली जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है enantiomers का वह क्या है कि enantiomers का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी enantiomers का डिफरेंट कैसे समझेंगे, तो जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का दो फॉर्म हमने बताया, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, मतलब दो तरह के ग्लूकोज जो है नेचुरली एग्जिस्ट करता है। हम लोग जो है कंज्यूम करते हैं डी ग्लूकोज, जो ग्लूकोज हम लोग पीते हैं या फिर जो खाना के थ्रू लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, तो ये डी ग्लूकोज होते हैं। तो डी ग्लूकोज ही क्यों, बाजार में एल ग्लूकोज क्यों नहीं मिलता है? जैसे ग्लूकोन डी होता है वैसे ग्लूकोन एल तो नहीं पीते हम लोग, ग्लूकोज एल तो नहीं होता है, डी होता है, क्यों? तो दोनों का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। एक्चुअली होता क्या है कि डेली खाना के थ्रू जो है हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या बताया हमने, इसमें जो है डी ग्लूकोज होता है, C6H12O6 डी प्लस ग्लूकोज। फिर जो है नाक से ऑक्सीजन गैस इनहेल किए, ये दोनों जाकर के जो है बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हुआ और 6CO2 प्लस 6H2O प्लस
2870 किलो जूल पर मोल एनर्जी। कि जो डी ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, या तो ग्लूकोज डायरेक्ट पी जाओ, या फिर डेली जो हम लोग खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट रहता है डी प्लस ग्लूकोज का रहता है। डी प्लस ग्लूकोज खाना के थ्रू मिला, ऑक्सीजन गैस हम लोग इनहेल किए श्वास के रूप में, जाकर के आपस में रिएक्शन किया बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना जो कि नाक से बाहर होगा, और 6H2O वाटर जो बना बॉडी के अंदर स्टोर हो गया, फिर कोई खुद से बाहर निकलेगा। साथ ही साथ इसको देखना है 2870 किलो जूल पर मोल, मतलब कि ग्लूकोज में भी डी प्लस ग्लूकोज, तो डी का मतलब हमने बताया है स्ट्रक्चर में OH ग्रुप राइट साइड, और ये प्लस का मतलब कि अब पीपीएल को राइट साइड रोटेट करेगा। तो डी प्लस ग्लूकोज का एक मोल जब बॉडी के अंदर जाकर के डिकम्पोज करता है तो बॉडी को इतना एनर्जी मिलता है 2870 किलो जूल पर मोल, बहुत बड़ा क्वांटिटी है। 2870 किलो का मतलब होता है 1 जूल पर मोल, ऐसा देख लें। ये 28,70,000 जूल पर मोल, मतलब ग्लूकोज का एक मोल मॉलिक्यूल यदि बॉडी के अंदर डिकम्पोज हुआ तो हम लोग के बॉडी को 28,70,000 जूल एनर्जी मिलता है, जो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू बॉडी जो है वर्क करता है। लेकिन ऐसा जो बात है वह केवल डी ग्लूकोज के साथ है। इसके जगह यदि हम लोग एल ग्लूकोज लेना चाहें ऐसा, तो इसमें ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा। एल ग्लूकोज जो है ना बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होता है, तो दोनों ग्लूकोज ही है, लेकिन अंतर को कॉन्फ़िगरेशन का कि एक डी है एक एल है, एक दूसरे का एनैंशियोमर्स है, तो एक बॉडी के अंदर पच रहा है, दूसरा बॉडी के अंदर नहीं पच रहा है, नहीं मेटाबोलाइज हो रहा है। इसी को बोलते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब डी ग्लूकोज ही बॉडी के अंदर क्यों मेटाबोलाइज होता है, वो डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनको डिकम्पोज करते हैं उनके नेचर पर। तो हम लोग के बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो डी ग्लूकोज को ही कंज्यूम करता है, एल को नहीं। कुछ वैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेलेक्टिव एल को लेते हैं, लेकिन वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग के बॉडी के अंदर नहीं है। हम लोग के बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कंज्यूम करते हैं डी ग्लूकोज को, इसलिए यही हम लोग के बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होता है और इतना एनर्जी जो है बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो दोनों ग्लूकोज था, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का अंतर था, दोनों एक दूसरे का एनैंशियोमर्स था, एक बॉडी के अंदर पचा एक नहीं पचा। इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो एक हुए एनैंशियोमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एनैंशियोमर्स के बाद जो है अब आता है डायस्टीरियोमर्स। तो एनैंशियोमर्स में भी हमने क्या बताया कि जिसका मिरर इमेज जो है वह नॉन सुपरइम्पोजेबल, तो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज वाले ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम बोलते हैं एनैंशियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स में क्या है, तो डायस्टीरियोमर्स को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लेकर के रखा है। एक कंपाउंड है 2,3-डाइब्रोमोपेंटेन, इसमें से ई दोनों जो है कायरल कार्बन है, मार्क किया हुआ है। इस कंपाउंड का 4 स्ट्रक्चर जो है ना हमने बनाया है। स्ट्रक्चर 1 दोनों ब्रोमीन एक साइड है, इसका मिरर इमेज बनाएंगे। तो अभी दोनों ब्रोमीन राइट साइड है, इसमें दोनों आ गया लेफ्ट साइड, तो ये दोनों एक दूसरे का नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज हुआ। तो ये दोनों को बोलेंगे एक दूसरे का एनैंशियोमर्स। सेम वे में थर्ड और फोर्थ को भी देखा है, तो थर्ड और फोर्थ में ब्रोमीन जो है एक दूसरे का अपोजिट साइड आ गया, तो इसका ब्रोमीन यहाँ राइट साइड है, इसमें लेफ्ट आ गया, इसका ब्रोमीन यहाँ लेफ्ट है, इसमें राइट चला गया। तो ई दोनों भी एक दूसरे का नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे एनैंशियोमर्स। ऐसा तो ये जो 4 कंपाउंड हमने लिखा है, चारों यही है 2,3-डाइब्रोमोपेंटेन, इसमें से ई दोनों एक दूसरे का नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, तो एनैंशियोमर्स। ई दोनों भी एक दूसरे का नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, तो एनैंशियोमर्स। मतलब ऐसा है कि 1 और 2 एक दूसरे का एनैंशियोमर्स, वैसे ही 3 और 4 एक दूसरे का एनैंशियोमर्स। लेकिन यदि पूछा जाए कि 1 और 3 में क्या रिलेशन है, वैसे ही 1 और 4 में क्या रिलेशन है, वैसे ही 2 और 3 में क्या रिलेशन है, और 2 और 4 में क्या रिलेशन है। ई दोनों एक दूसरे का एनैंशियोमर, ई दोनों भी एक दूसरे का एनैंशियोमर। लेकिन पूछा जाए कि ई दोनों में क्या रिलेशन है, या फिर ई दोनों में क्या रिलेशन है, या फिर ऐसे क्या रिलेशन है, या फिर इस तरह से क्या रिलेशन है। क्योंकि कंपाउंड तो सब यही है 2,3-डाइब्रोमोपेंटेन, बस अंतर है केवल अरेंजमेंट का।
यदि ये दोनों में पूछा जाए कि क्या रिलेशन है, तो ये दोनों में हम देख रहे हैं मिरर इमेज के आधार पर यदि देखें तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल बात की बात है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों पीआर एक साइड है, इसमें पीआर जो है जो अलग अलग साइड है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो सकता है। वैसे ही दोनों भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, वैसे ही दोनों भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, और यह दोनों भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। मतलब यहाँ जो हमने 4 पेयर लिख करके रखा है, इसमें से कोई भी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, नॉट द मिरर इमेजेस। तो वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो, तो वैसे स्टीरियो आइसोमर्स को ही बोला जाता है डायास्टीरियोमर्स। So diastereomers are those stereoisomers which are not the mirror image of each other. मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं हो तो डायस्टेरियोमर्स कहलाएगा, और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो तो एनांशियोमर्स कहलाएगा। तो इस कंपाउंड में जो है 2 पेयर हुए एनांशियोमर्स के, और ये 4 पेयर जो है वह डायस्टेरियोमर्स का। अब जैसे एनांशियोमर्स का प्रॉपर्टी था, डायस्टेरियोमर्स का भी है। एनांशियोमर्स का क्या बताया था हमने कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन डायस्टेरियोमर्स में ऐसा नहीं है। डायस्टेरियोमर्स का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। अब चूंकि डायस्टेरियोमर्स का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, जिसको आसानी से फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, ये सभी मेथड से। लेकिन एनांशियोमर्स में वैसा बात नहीं है। एनांशियोमर्स का चूंकि जितना मेल्टिंग पॉइंट इसका उतना ही मेल्टिंग पॉइंट इसका, जितना सॉल्युबिलिटी इसका उतना ही सॉल्युबिलिटी इसका, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने के चलते एनांशियोमर्स को आप कोई फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो, मतलब उबाल के अलग नहीं कर सकते हो, क्रिस्टलाइज करके अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वे सारे प्रॉपर्टी सेम होते हैं। लेकिन डायस्टेरियोमर्स में अलग अलग है, तो डायस्टेरियोमर्स को जो है फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जाता है। उसके बाद डायस्टेरियोमर्स में जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डायस्टेरियोमर्स मतलब पीपीएल को रोटेट कर भी सकते हैं, नहीं। एनांशियोमर्स में ऐसे सही था कि ऑल एनांशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेट करेगा ही पीपीएल को, लेकिन डायस्टेरियोमर्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा कुछ जो है बेसिक डिफरेंस हुआ एनांशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स में। ऐसे और भी एग्जांपल जो है आप लोग कंसीडर कर सकते हो अपने से। एनांशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स के बाद आगे हम लोग देखेंगे मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करेंगे। इस एग्जांपल में जो है ना ये दोनों कायरल कार्बन है, ऐसा यहां भी ये दोनों कायरल कार्बन है, दीज आर लैक्टिक एसिड। अब यहां से यदि हम लोग ऐसे देखें तो ये देखने से लग रहा है कि दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, लेकिन उसके अलावा एक बात और कि यदि इस मॉलिक्यूल में यहां से एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ किया जाए तो यह प्लेन क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूल को 2 बराबर भाग में बांट दे रहा है। देखो एक COH ऊपर एक नीचे, एक OH ऊपर एक नीचे, एक H ऊपर एक नीचे, मतलब ये दोनों भाग बराबर होंगे, और दोनों भाग बराबर के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज भी है। मतलब यहाँ जो प्लेन हमने ड्रॉ किया है वह प्लेन इस मॉलिक्यूल को 2 बराबर भाग में बांटा, और इस प्रकार से कि दोनों भाग एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया। मतलब इस प्लेन को हम लोग अब बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस कंपाउंड में जो है यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट किया। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया हमने कि an imaginary plane which bisects a molecule into 2 equal halves which are mirror image of each other। यदि कोई प्लेन किसी मॉलिक्यूल को 2 बराबर भाग में बांटे और इस प्रकार से कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाए तो वह कहलाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस कंपाउंड में यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से क्या होगा ना कि अब यह पूरा मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की जैसा बिहेव नहीं करेगा। अब इसमें 2 पार्ट हो गया, ये आधा अलग और ये आधा अलग। मतलब यदि यह आधा पार्ट पीपीएल को लेफ्ट साइड रोटेट करे ऐसे, तो बाकी आधा पार्ट पीपीएल को राइट साइड रोटेट करेगा। ऐसा रोटेशन के आधार पर देखते हैं।
कि यदि इस मॉलिक्यूल का आधे पार्ट का रोटेशन लेफ्ट साइड है तो बाकी आधे पार्ट का रोटेशन राइट साइड हो जाएगा। तो यदि ओवरऑल रोटेशन इसका देखें तो कुछ नहीं होगा। सेम चीज यहां पर है, यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें भी यदि हम लोग देखें तो यदि यह आधा पार्ट राइट साइड रोटेशन कर रहा है तो ये बाकी आधा पार्ट जो है लेफ्ट साइड रोटेशन करेगा इस तरह से। मतलब क्या हुआ कि यह जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आया ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के चलते जो है मॉलिक्यूल अब दो पार्ट में बट गया और दोनों पार्ट पीपीएल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन एंगल सेम होगा। यदि आधा पार्ट पीपीएल को 10 डिग्री लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है -10, तो बाकी आधा पार्ट पीपीएल को 10 डिग्री ही राइट साइड रोटेट करेगा +10, तो ओवरऑल रोटेशन देखें तो 0 डिग्री। मतलब यह कंपाउंड जो है पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा, 0 डिग्री आ गया एंगल ऑफ रोटेशन। और बताया हमने कि यदि एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री आ जाए तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा तो लैक्टिक एसिड नहीं, यह जो है टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड में जो है ना दो कायरल कार्बन है और कायरल कार्बन आने के बावजूद जो है यह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसका मिरर इमेज जो है ना सुपर इंपोजेबल हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। देखने से तो यहां नॉन सुपर इंपोजेबल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां भी है। ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दोनों पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, इसीलिए दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल अरेंजमेंट हुआ, मतलब मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल हो गया। तो कायरल कार्बन होने के बावजूद यदि मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल हो जाए तो वैसे कंपाउंड को हम लोग मेसो कंपाउंड बोलेंगे। और जाहिर सी बात है कि इस टाइप के कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो मेसो कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का सबसे बड़ा रीजन आया प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या किया कि मॉलिक्यूल को दो बराबर भाग में बांट दिया और वह दोनों भाग पीपीएल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया, लेकिन एंगल सेम। तो ओवरऑल नेट रोटेशन देखें पूरे मॉलिक्यूल का तो 0 डिग्री के बराबर। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। तो इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है? तो द रोटेशन caused by the one half of the molecule is just cancelled out by an equal and opposite rotation caused by the other half of the molecule, and this property is called internal compensation। अरे कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, भरपाई करना। तो क्षतिपूर्ति जो है ना दो वर्ग हुआ, ऐसा क्षति और पूर्ति, ऐसे दो वर्ड हुआ। तो क्षति का मतलब बिगाड़ना, पूर्ति का मतलब फिर इसको जो है सो बना देना। इसमें क्या हम लोग देखे कि आधा मॉलिक्यूल जो है लेफ्ट साइड रोटेट करके क्षति किया, तो बाकी आधा मॉलिक्यूल फिर राइट साइड रोटेट करके उसका पूर्ति कर दिया। तो क्षति पूर्ति ही कहलाता है कंपनसेशन। और यह जो कंपनसेशन हो रहा है एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंटरनल कंपनसेशन। तो मेसो कंपाउंड is optically inactive due to internal compensation or due to the presence of plane of symmetry। तो internal compensation का मतलब क्या बताया हमने कि the rotation caused by the one half of the molecule is just cancelled out by an equal and opposite rotation caused by the other half of the molecule। तो मेसो कंपाउंड मतलब कायरल कार्बन होने के बावजूद यदि मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल हो जाए तो वही कहलाएगा मेसो कंपाउंड, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इंटरनल कंपनसेशन की तरफ। अब आता है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर को डिनोट करते हैं RS प्लस माइनस या फिर DL से। तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब मिलावट। तो रेसमिक मिक्सचर जो है, मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? मिलावट। तो यदि इनैंशियोमर के इक्वल अमाउंट को आपस में मिला दिया,
यदि दो इनैंशियोमर्स के इक्वल अमाउंट को आपस में मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू इनैंशियोमर्स in equal amount. When the equal amounts of two enantiomers are mixed together, we get an optically inactive form which is called racemic mixture. Example के लिए कि 50% प्लस लैक्टिक एसिड प्लस 50% माइनस लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड जो है प्लस फॉर्म में, प्लस का मतलब ये बता रहा है कि पीपीएल को राइट साइड रोटेट करेगा, एंगल लिखा हुआ है 3.82 डिग्री। ई माइनस बता रहा है कि पीपीएल को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, एंगल दिया हुआ -3.3। ई माइनस यहां बताया लेफ्ट साइड रोटेशन को, प्लस बताया राइट साइड रोटेशन को, एंगल दोनों का सेम है, जाहिर सी बात है सेम होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि इनैंशियोमर्स पीपीएल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट जरूर करता है लेकिन एंगल सेम रहता है। तो डायरेक्शन यहाँ केवल अपोजिट है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एंगल सेम। यहाँ 3.82 डिग्री, यहाँ भी कितना है 3.82 डिग्री। अब जब दोनों इनैंशियोमर का इक्वल अमाउंट मतलब 50% इसका 50% इसका है, दोनों को आपस में मिला देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मिक्सचर मिलेगा उसका रोटेशन जो है अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री आएगा, कुछ नहीं होगा। कैसे? तो 50% मॉलिक्यूल पीपीएल को जो है इतना डिग्री राइट साइड रोटेट किया, तो उसी इनैंशियोमर का बाकी जो 50% बचा वह पीपीएल को उतना ही डिग्री लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया। तो ओवरऑल पूरे मिक्सचर का रोटेशन देखें तो कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, और अल्फा का वैल्यू 0 मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये दोनों अलग अलग है, तो पीपीएल को रोटेट कर रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनैंशियोमर्स होगा, एंगल ऑफ रोटेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन जब वही दोनों इनैंशियोमर के इक्वल अमाउंट को आपस में मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर बनेगा वह पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा, उसी को रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। और यह मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि अल्फा का वैल्यू इसमें क्या आएगा 0 आएगा। और यह जो प्रोसेस है कि इनैंशियोमर्स को मिला करके रेसिमिक मिक्सचर बनाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन, मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनाना। हाँ, अब यदि चाहे कि यहाँ जो रेसिमिक मिक्सचर बना है उसमें दोनों इनैंशियोमर मिला हुआ है, तो दोनों इनैंशियोमर्स को फिर से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं दोनों को स्पेशल मेथड से। अब उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। ऐसा तो the process of converting the enantiomers into a racemic mixture is called racemization, and the process of separating a racemic mixture into its enantiomers is called resolution। दोनों का जो है स्पेशल मेथड्स होता है रेसिमाइजेशन रिजोल्यूशन का, उसके आधार पर हम करते हैं। तो यहाँ रेसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल इनएक्टिविटी देखें तो ये किसके चलते होता है? ये होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन दोनों में रहा है, यहाँ भी कंपनसेशन हो रहा है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ कंपनसेशन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए इंटरनल। यहाँ ऐसा नहीं है, ई अलग मॉलिक्यूल है, ई अलग मॉलिक्यूल है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा कंपनसेशन हो रहा है, जिसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ कि द रोटेशन काउज्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन इनैंशियोमर इज जस्ट कैंसल्ड आउट बाय एन equal and opposite rotation caused by the same number of molecules of other enantiomer। कि एक इनैंशियोमर का जितना मॉलिक्यूल पीपीएल को एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दूसरे इनैंशियोमर का उतना ही मॉलिक्यूल्स पीपीएल को अपोजिट डायरेक्शन में सेम एंगल से रोटेट कर देगा, तो पूरे मिक्सचर का नेट रोटेशन आ जाएगा 0 डिग्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये दोनों टर्म याद रखना बहुत ही जरूरी है, एक्सटर्नल कंपनसेशन और इंटरनल कंपनसेशन। ऐसा इंटरनल कंपनसेशन के चलते मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, और एक्सटर्नल कंपनसेशन के चलते रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि द रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो याद रखेंगे कि रेसिमिक मिक्सचर एक्सटर्नल कंपनसेशन के चलते ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि मेसो कंपाउंड इंटरनल कंपनसेशन के चलते। ये दोनों क्या है अभी हमने बताया इसके बारे में, और आप लोग नोट्स में देखोगे जो कॉलेज का वेबसाइट पे अपलोडेड है, तो उसमें भी बहुत डिटेल से जो है इसके बारे में बताया हुआ है। हमने जो है यहाँ दो कंपाउंड लिख करके रखा है, ये दोनों में पता करते हैं कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसमें नहीं है, मतलब कौन मेसो कंपाउंड होगा कौन नहीं होगा।
तो इसमें जो है इस लाइन को देखिए, दोनों वेज लाइन है। दोनों वेज लाइन कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें से दोनों ग्रुप एक ही साइड है, यहाँ अलग अलग लाइन है, एक वेज एक हैच वेज। तो बताएं कि दोनों का मतलब अपोजिट हो गया कि ई वाला जो लाइन है एबव द प्लेन है, मतलब ऐसे बोर्ड के बाहर की ओर, और ई जो डॉटेड है बिलो द प्लेन, मतलब बोर्ड के पीछे की ओर है। तो इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है तो दोनों बराबर भाग में बटेगा, ऐसा दोनों एक ही साइड है, ये बराबर भाग में बटेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाने के चलते इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल और यह जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब कहलाएगा मेसो कंपाउंड। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ जो हम लोग ऐसे प्लेन ड्रॉ करें इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ग्रुप है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक एबव द प्लेन है तो एक बिलो द प्लेन है। तो इस केस में जो है ये दोनों बराबर भाग में नहीं बटेगा, मतलब यह प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो ये मेसो कंपाउंड भी नहीं होगा। तो जब इसका हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाएगा और यह जो है एनांशियोमर के जैसा बिहेव करेगा। तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल जो कि एनांशियोमर कहलाएगा, और इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो सुपर इम्पोजेबल जो मेसो कंपाउंड कहलाएगा। तो कंपाउंड दोनों सेम है लेकिन ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ग्रुप का अरेंजमेंट अलग होने के चलते इसका प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाएगा, एक एनांशियोमर के जैसा बिहेव करेगा और दूसरा जो है मेसो कंपाउंड के जैसा बिहेव करेगा। तो ये चार बातें आज हमने सीखी, एनांशियोमर, डायस्टीरियोमर, मेसो कंपाउंड और रेसिमिक मिक्सचर। तो एनांशियोमर्स में क्या बताया था आपने कि इसमें मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा और एनांशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। डायस्टीरियोमर्स में क्या बताया थे कि वह एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं होता। वैसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज ही ना हो वे डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। और मेसो कंपाउंड कि यदि कायरल कार्बन होने के बावजूद किसी कंपाउंड का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री के चलते, तो उसको मेसो कंपाउंड बोलेंगे जो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और लास्ट में रेसिमिक मिक्सचर कि जब दो एनांशियोमर्स के इक्वल अमाउंट को आपस में मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। और रेसिमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन के चलते। एनांशियोमर केवल ऑप्टिकली एक्टिव, डायस्टीरियोमर हो भी सकते हैं नहीं भी, और रेसिमिक मिक्सचर और मेसो कंपाउंड ये दोनों जो है हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही जो है पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स दिया हुआ रहता है, उसमें पूछा जाता है कि जो पेयर दिया हुआ है क्या है, एनांशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, मेसो कंपाउंड है, रेसिमिक मिक्सचर है, क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इससे आते हैं और ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस कंसेप्ट है, मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट करके रखे हो तो इस टॉपिक को बार बार देखो, अच्छे से लर्न करो और तब जो है आगे आप लोगों को आसानी होगी। धन्यवाद।